गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कामिनी। हम अपने यूनिट 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 50 क्वेश्चंस निकाले, जिसके 25 क्वेश्चंस हम अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। इस यूनिट के ये जो मैंने 50 क्वेश्चंस निकाले हैं, ये हर एक क्वेश्चन आपके जून 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टचअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। ये आपका कंप्लीट रिवीजन है यूनिट 1 का। इसके बाद आपको यूनिट 1 में इसके एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, आप इतना कर लीजिए, इससे आपका यूनिट 1 ओवरऑल कंप्लीट है आपके एग्जाम के लिए। रिवाइज कर, ये आपका रिवीजन टाइम है। आपको रिवीजन अपना बेस्ट लेकर चलना है इफ़ यू आर विशिंग टू क्लियर योर जेआरएफ। स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारी यूनिट 1 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज है। 25 हम कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर ये 26, हम इसको लेके चलते हैं। द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड। ये हमारा क्वेश्चन जो बना है वो कम्युनिकेशन बैरियर में से है। हमें पता है हमारे कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स होते हैं। वो हमारा कल्चरल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, स्पेशल बैरियर, सेलेक्टिव परसेप्शन। इस टाइप से बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। अब बेसिकली जो आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड है वो किस टाइप का बैरियर है, वो किस कैटेगरी में आएगा, ये हम यहाँ देखते हैं। क्या ये स्पेशल बैरियर होगा? स्पेशल बैरियर में हमारा जो बैरियर होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये इसमें नहीं होगा। सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर में हमारा लैंग्वेज होता है, वो हमारा बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है, साइन लैंग्वेज हो सकता है। ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड रहेगा हमारा सिमेंटिक बैरियर। ये फिजिकल बैरियर नहीं है, सेलेक्टिव परसेप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सिमेंटिक बैरियर। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर दैट इज सिमेंटिक बैरियर। ये बैरियर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको हर बैरियर का मीनिंग पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन रीड करते हैं। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये हमारे फाउंडर्स दिए हुए हैं, इधर फाउंडर हैं ये हमारे। इधर ये थ्योरीज दे रखी हैं, किस फाउंडर ने किस थ्योरी को डेवलप किया। फर्स्ट हम रीड करते हैं बेर्टल लेफी। बेर्टल लेफी का जो इनका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ये था सिस्टम थ्योरी। एल्टर मायो, एल्टर मायो का एक्सपेरिमेंट हम सबको पता है। अभी तक हमें टिप्स पे याद होना चाहिए कि किस फाउंडर की कौन सी थ्योरी है। एल्टर मायो ने दिया था हमें ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फ्योल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। यहाँ ये जो फ्योल के हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। अगर आप अपने पीवाईक्यूज चेक करें तो वो आपका हो सकता है लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इनके किसी भी प्रिंसिपल में से कोई भी एक प्रिंसिपल को उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है 14 प्रिंसिपल्स, ये आपको कर लेने अच्छे से। इसका आंसर चेक करा देते हैं। हियर इज इट। बेर्टन लेफी का कॉन्सेप्ट सिस्टम थ्योरी, एक सेकेंड, एल्टर मायो ह्यूमन रिलेशन, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म रूल ऑफ थंब टाइप ऑफ बायस इन डिसीजन मेकिंग। ये जो डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस सेशन में आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे। हमने इसमें लिए ही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का आपको इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आपको बेसिकली प्रोसेस पता होना चाहिए। टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग में आपका आ जाता है रैशनल, इंट्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये आपको कर लेने हैं अच्छे से। अब ये रूल ऑफ थंब बायस जो डिसीजन मेकिंग में आता है, ये किस टाइप का बायस है? क्या ये फ्रेमिंग बायस है? फ्रेमिंग बायस में क्या होता है कि आप अपना डिसीजन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ आपके सामने इंफॉर्मेशन किस वे में प्रेजेंट की गई। आप फैक्ट्स पर न जाके जिस वे में आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई आप उसके बेसिस पे अपना जो डिसीजन लोगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग बायस।
हिंडसाइट बायस में क्या होता है कि आपको पता होता है, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि यू नोज एवरीथिंग, आप प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेते हो। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको अपने स्किल्स, टैलेंट, इस सब के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, आप डिसीजन उस टाइप का वाइज रहता है। ये बेसिकली रूल ऑफ थंब क्या होता है कि हमारे सामने अगर एक सिचुएशन आई, उसके बाद दूसरी सिचुएशन आ रही है, हम उन दोनों सिचुएशन को कोरिलेट करके सेम सिचुएशन समझ के जो अपना डिसीजन ले लेंगे, दैट इज ह्यूरिस्टिक्स, और ये सेम कॉल्ड रूल ऑफ थंब। तो राइट आंसर इज ह्यूरिस्टिक। आंसर चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है ह्यूरिस्टिक टाइप ऑफ बायस, ये राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आता है फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस में आपका क्या आएगा, एक सेकेंड स्टूडेंट, यस, फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस में क्या आता है, when people make a decision based on the way the information is presented as opposed to just on the fact themselves, मतलब फैक्ट्स पे ना जाके जिस वे में हमारे सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करिए हम उस पर डिसीजन लें। हिंडसाइट बायस में क्या होता है, व्हेन पीपल प्रेडिक्ट अ करेक्ट आउटकम दे बिलीव दैट दे नो इट ऑल, उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो खुद से ही प्रेडिक्ट कर लेंगे राइट आउटकम। ओवर कॉन्फिडेंस, someone's false sense of their beliefs and talent and skill, उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपर्ट है या उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। ह्यूरिस्टिक बाइस, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, ये इधर होगा दे आर ऑल्सो कोरिलेटेड विद वन अनदर, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। तो हमारा राइट आंसर भी ह्यूरिस्टिक बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मैच द फॉलोइंग में से है। स्टूडेंट्स, आपको अभी तक पता होगा कि आपके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है। आपसे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कि कोई भी थ्योरी दे दी कि हु इज द फाउंडर, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, दो केस स्टडीज आएंगी, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो हमको हर एक टाइप के क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओ। ये हम देख लेते हैं क्या है मेटा। मेटा एथिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होता है, अप्लाइड एथिक्स क्या होता है। आपके फर्स्ट यूनिट के जो 3 टॉपिक हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, इन तीनों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। या तो वो केस स्टडी हो सकती है या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। अब हम देखते हैं मेटा एथिक्स, ये सारे एथिक्स हैं, ये इनका एक्सप्लेनेशन है, मैच करना है हमें। हम एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं पहले। एग्जामाइंस मॉरल इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो अप्लाइड एथिक्स होते हैं, जो कि हमें बेसिकली अप्लाई करना है, वो हम हमेशा एग्जामाइन करते हैं मॉरल इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग को। तो हमारा अप्लाइड एथिक्स हो जाएगा एग्जामाइंस मॉरल इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट, एग्जामाइन द बिलीफ ऑफ पीपल ऑन मॉरल वैल्यूज, राइट एंड रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स। अब बिलीफ ऑफ पीपल को क्या एग्जामाइन करेगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स में क्या होता है कि हमें बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं, नॉर्म्स प्रोवाइड होते हैं, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये आता है हमारा। तो जो प्रोवाइड गाइडलाइंस अबाउट हाउ अ पर्सन शुड एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, यहाँ से आप इसको लगा दोगे नॉर्मेटिव एथिक्स। मेटा एथिक्स में आपकी स्टडी होती है। मेटा एथिक्स, मेटा वर्ड से जो हम लेते हैं वो स्टडी ऑफ समथिंग होता है। तो मेटा एथिक्स इज द स्टडी द नेचर ऑफ एथिकल प्रॉपर्टीज, स्टेटमेंट, एटीट्यूड्स एंड जजमेंट। आप इन पूरा डिटेल में से कीवर्ड्स निकाल सकते हो, उसके बेसिस पे आप इनको मैच कर सकते हो। लाइक अगर स्टडीज आ रहा है तो आप इसको मेटा एथिक्स से लगा दोगे। आपके गाइडलाइंस आ रहे हैं, व्हाट शुड बी आ रहा है, तो नॉर्मेटिव एथिक्स लगा दोगे। बिलीफ ऑफ पीपल है, बिलीव ऑफ पीपल, तो आप इसको डिस्क्रिप्टिव लगा दोगे। अप्लाइड में क्या होता है, एग्जामाइंस करता है मॉरल इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अप्लाइड एथिक्स। हम आंसर चेक कर लेते हैं। हियर इज इट, यहाँ हमारे हर एथिक्स की एक्सप्लेनेशन के साथ राइट आंसर को मेंशन किया हुआ है। ये आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। मेटा एथिक्स, स्टडीज, नॉर्मेटिव एथिक्स, गाइडलाइंस, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, बिलीफ ऑफ पीपल, अप्लाइड, मॉरल इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर प्रेजेंटिंग नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड्स। मैंने अभी आपको बताया था आपके CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स में से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है
कि जो नेशनल अवार्ड मिलता है फॉर सीएसआर के लिए, उसमें क्या क्राइटेरिया है जो कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसी भी कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल देखे जाएंगे अगर आप उसको सीएसआर अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हो तो। एरियाज ऑफ नेशनल प्रायोरिटी, ये भी देखा जाता है। परसेंटेज ऑफ पीपल बेनिफिटेड, ये हम एक बार देख लेंगे। अमाउंट ऑफ सीएसआर स्पेंड, अमाउंट कंपनी अपना मेंशन करके रखती है कि उसने सीएसआर के लिए अपना कितने परसेंटेज ऑफ अमाउंट निकाला। परसेंटेज ऑफ पीपल बेनिफिटेड, ये कैलकुलेट करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है कि आप ये एग्जैक्ट डेटा कहाँ से निकालोगे कि कंपनी का ये उसकी स्कीम थी, इससे इन एक्चुअल कितने पीपल्स को एग्जैक्टली फ़ायदा हुआ। तो ये निकालना हमारे लिए, कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए इस पॉइंट को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है, एक सेकेंड, परसेंटेज ऑफ पीपल बेनिफिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 4 P's ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी तक मार्केटिंग के 4 P's हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, वो हर किसी को पता भी होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मार्केटिंग के 4 P's टाइप करके बताइए। जिसको भी पता है वो सबसे पहले आंसर प्रोवाइड करे। मार्केटिंग के 4 P's क्या हैं? मार्केटिंग 4 P's, टाइप इन कमेंट बॉक्स। अब हम यहाँ देख लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 P's क्या होंगे। बेसिकली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 P's हैं, इनको हम बोलते हैं 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें जो आता है दैट इज पीपल, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, पर्पल। पर्सपेक्टिव हम इसमें नहीं लेते। इसका इसमें राइट आंसर में होगा A, B, D एंड E, दैट इज सेकंड। आंसर चेक कर लेते हैं हम, एक सेकंड। ये हमारा इसका राइट आंसर है पीपल, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, पर्पस। यहाँ ये मैंने मेंशन किया हुआ है 4 P's ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनको हम पिलर्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। यह कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोल रहा है डिफरेंट लेवल है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। टाइप्स देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपको पता है कि ये आपका टॉप मैनेजर है, ये सब मैनेजर्स हैं, लाइक ये कोई भी मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, एचआर का हो गया, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन? वर्टिकल कम्युनिकेशन टॉप मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, सबॉर्डिनेट, वर्कर्स, ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक सेकेंड, क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होगा। डायगोनल कम्युनिकेशन पर आते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपका ये डिपार्टमेंट्स हैं, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है दैट इज डायगोनल। और हमसे पूछा गया है डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज़ एक बार इसको रीड करिएगा। आपको कॉन्सेप्ट 100% आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्दर इसको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बैरियर में से है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। हम पढ़ते हैं वर्क प्लेस प्रेशर। वर्क प्लेस प्रेशर किस में आएगा? पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है दैट विल कम इन दी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। डिसरप्शन ड्यू टू थंडर, दैट इज फिजिकल बैरियर। जनरेशन गैप, कल्चरल बैरियर। रेजिस्टेंस टू चेंज, साइकोलॉजिकल बैरियर। आंसर चेक कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर, रेजिस्टेंस टू चेंज। फिजिकल बैरियर, डिसरप्शन ड्यू टू थंडर। कल्चरल बैरियर, जनरेशन गैप। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वर्क प्लेस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें सिर्फ जस्ट रीड नहीं करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रीड करते टाइम आपको रीड करना है केयरफुली एंड विद अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के रीड कर रहे हो तो 100% आप उसका राइट आंसर लगाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। क्वेश्चन इस आपके कॉन्सेप्ट से बाहर फ्रेम नहीं हो रहा। क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा है उसमें से ही बनाए जा रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ना है। अच्छे से समझ के आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो 100% आप अपने राइट आंसर तक पहुंचेंगे। हम यहाँ क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब इन अ कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब इन अ कंपनी। ये पढ़ के बिल्कुल सही लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो यही होता है। ये पॉइंट सही है। अब हम ये नेक्स्ट, organizational structure involves taking decisions regarding work specialization, departmentalization, chain of command, span of control। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया, उसमें फॉर्मल अरेंजमेंट है जॉब का। अब स्ट्रक्चर में क्या ये सब कुछ आता है? आपको डिसीजंस लेना, चेन ऑफ कमांड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में। आप इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। आपको जो आज के लिए आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है आपको बताना है, आपको इसमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। यहाँ एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन काफी बार हमें देखने को मिला है, ये इसका डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट। इसका बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब हम देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आएगा या नहीं आएगा। ये सारा पार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नहीं आता, ये पार्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का। ये यहाँ गलत, सिर्फ एक और एक वर्ड गलत है, बस हमें ये वर्ड उठाना था, इससे हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं। हियर इज इट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग से। ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट थ्योरीज देके उनके फाउंडर्स पूछे जा सकते हैं, या आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे थ्योरीज लगवा सकते हैं कि पहले कौन सा थ्योरी आई उसके बाद कौन सा थ्योरी डेवलप हुई। हमें पता है कि हमारी मैनेजमेंट की थ्योरी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री साइंटिफिक, साइंटिफिक, क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज में। अब किस थ्योरी में हमारे कौन कौन से फाउंडर आए थे वो हमें यहाँ पे मैच करना है। ये हमारे चार्ल्स बेबेज एंड रॉबर्ट ओवन किस टाइम पीरियड के फाउंडर हैं हमारे। ये प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरिया बिल्कुल ठीक। टेलर एंड हेनरी फ्योर क्लासिक, ये भी बिल्कुल ठीक है। न्यू क्लासिकल एल्टन मायो चेस्टन बार्नर्ड। मॉडर्न में रॉबर्ट एंड साइमन। ये सीक्वेंस बिल्कुल सही दे रखा है। इसका राइट आंसर डायरेक्ट ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आंसर चेक कर लेते हैं हमारे, ये इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the correct code from the following that refers to factor leading to less price sensitivity। पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी में क्या होता है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कस्टमर उसकी डिमांड नहीं करेगा उस प्रोडक्ट की, वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड उसकी बिल्कुल माइनस पर ले आएगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी की कस्टमर प्राइस के लिए सेंसिटिव है या नहीं है। तो हमें यहाँ से फैक्टर्स निकालने हैं जो अफेक्ट करते हैं, रिफर्स टू फैक्टर्स लीडिंग टू लेस प्राइस सेंसिटिव। आप किस केस में लेस प्राइस सेंसिटिव रहोगे, हमें ये निकालना है। लेस द प्रोडक्ट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद एसेट्स प्रीवियसली बॉट। सपोज इसमें जो पॉइंट में है वो ये है कि अगर आप कार ऑलरेडी परचेस कर चुके हो तो डीजल या पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ भी रहे हैं तब भी आप उसकी डिमांड करोगे, इरिस्पेक्टिव कि आप उसके प्राइस बढ़ रहा है
क्योंकि आप ऑलरेडी कार आपके पास है तो आपको उसमें पेट्रोल या डीजल चाहिए ही चाहिए। इस केस में आप लेस प्राइस सेंसिटिव रहोगे। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया, लेस, तो ये पॉइंट इसमें आएगा। बायर्स कैन नॉट स्टोर द प्रोडक्ट। सपोज आप मिल्क ले रहे हो और आपको पता है कि आज से 10 दिन के बाद मिल्क के जो रेट हैं वो डबल होने वाले हैं, तो क्या आप आज ही 1 महीने भर का मिल्क लेके रख लोगे? आप नहीं ले सकते ना, आप उसको स्टोर ही नहीं कर सकते। तो जो आइटम आप स्टोर नहीं कर सकते, अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है फिर भी आप उसे डिमांड करोगे। यहाँ ये वाला पॉइंट भी लेस प्राइस सेंसिटिव में जाएगा। और हमसे यहाँ पूछे ही लेस गया तो ये भी इसमें आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो। अगर प्राइस इलास्टिसिटी हमें पता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ये लो जा रहा है तो क्या वो लेस सेंसिटिव रहेगा? नहीं, उस केस में वो हाई सेंसिटिव रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। बायर्स आर लेस अवेयर ऑफ ऑल सब्सिट्यूट। सपोज ये हम सब्सिट्यूट में मोस्ट फेवरेट जो एग्जांपल लेते हैं वो टी और कॉफ़ी का लेते हैं। अगर कॉफ़ी के सपोज टी का प्राइस ही हाई हो रहा है और आपको ये ऑप्शन ही नहीं पता कि कॉफ़ी भी मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका हाई होने के बाद भी आप इसको परचेज करोगे, तो ये भी हमारा लेस सेंसिटिव में जाएगा। इसलिए जो इसमें ऑप्शन नहीं होगा दैट इज सी। सी हटा देंगे, सी हटा देंगे, सी हटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, आप इनको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी बहुत कम टाइम में आराम से लगा सकते हो। सपोज आपने यहाँ तक रीड किया, ए पॉइंट रीड किया, बी रीड किया, सी आपको पता है सी नहीं होगा, सी हटाया, सी हटाया, सी हटाया, डी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना आंसर डायरेक्टली लगा दोगे। इससे अदर स्टूडेंट के कंपेरेटिवली आपका टाइम सेव होगा। और ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ इसको आप जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हियर इट इज, ट्रिपल बॉटम लाइन इज अ टर्म कॉइंड बाय। ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपको पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉटम लाइन है क्या। ट्रिपल बॉटम लाइन में बेसिकली आता है क्या है। ये टर्म जो दिया था वो हमें दिया था जॉन एल्किंगटन ने। इसका राइट आंसर ये है। अब ट्रिपल बॉटम लाइन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार इसको रीड करिए। In 1994, author and entrepreneur John Elkington, एक second, introduced the concept of TBL with hope of transforming the financial accounting focused business system to a comprehensive approach that measures impact and success. ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉफिट अर्न करना है। इसमें उसको जो ध्यान रखना है कि वो हमारे पीपल्स का भी, और एनवायरनमेंट, दैट इज प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के यहाँ पे रूल्स पूछे गए हैं। अच्छा बताइए, ये किसको पता है, हु इज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग के कौन फाउंडर हैं, कौन फादर हैं, और बेसिकली ये टेक्निक क्या होती है? प्लीज जिसको भी पता है इसके फाउंडर, फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए हु इज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड इन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं? नो क्रिटिसिज्म आर अलाउड बाय एनीवन इन द ग्रुप। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये जहाँ तक है इसमें नहीं होगा। अ मॉडरेटर लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। एग्जैक्टली, वैसे तो ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है बहुत ही कैजुअल डिस्कशन होता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। हमें मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, किसी भी सिचुएशन में क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ नंबर डिसाइड होते हैं। इवन देन इसमें एक मॉडरेटर होता है, वो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, सारे जितना भी आपका टीम मेंबर जो भी ग्रुप है उसको। इसमें फ्री व्हीलिंग इज इनकरेज्ड। हाँ, फ्री व्हीलिंग इनकरेज्ड होती है। द वाइल्डर द आइडिया द बेटर। वाइल्डर, ये जो इसमें वर्ड ऐड कर दिया ये नेगेटिव है, क्योंकि वाइल्डर, हमें मोस्ट वाइल्डर आइडिया नहीं लेना है, हमें क्वांटिटी ऑफ आइडियाज लेने हैं, लेकिन वाइल्डर आइडियाज नहीं लेने हैं, तो इसमें 3 नहीं होगा। अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम इज प्रोवाइडेड टू द ग्रुप, बिल्कुल ठीक। क्वांटिटी ऑफ आइडिया इज डिसाइड, ऐसा बिल्कुल होता है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हियर इज इट,
कौन मेरे को बताने वाला है हु इज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग? प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हु इज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एजर्शन एंड रीजनिंग में से है। इस टाइप के क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे 5 to 10 के बीच में रहते हैं। वो आपके स्टेटमेंट वाइज हो सकते हैं, एजर्शन रीजनिंग हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट बेसिस हो सकते हैं। इन वाले क्वेश्चंस को प्लीज रीड केयरफुली विद अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन रीड करते हैं हमारा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमांड। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है बेसिकली? सपोज इसको हम अपने एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आप सुबह से अपने लेक्चर्स अटेंड करो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब आपके सामने एक पिज़्ज़ा लाया गया कि चलो भाई पिज़्ज़ा खा लो, थोड़ा एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप अपना फर्दर फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। तो जो उसका फर्स्ट स्लाइस होगा वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। फिर आप सेकंड स्लाइस लोगे, थर्ड स्लाइस लोगे। अगर आप इतने में सेटिस्फाई हो चुके हो, आपका पेट भर चुका है, तो उसके बाद अगर फर्दर आपको बोला जाएगा कि नहीं आपको ये पूरा फिनिश करना है, तो उस पिज़्ज़ा की जो फर्स्ट स्लाइस की यूटिलिटी थी और जो लास्ट स्लाइस की यूटिलिटी है, इन दोनों में आपके लिए काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो ये हमारा जाता है कि फर्दर जो हम नेक्स्ट एडिशनल उसका स्लाइस खा रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए घटती जा रही है। दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, क्या ये लॉ ऑफ डिमांड में से आया है? नहीं, ये हमारा आया है यूटिलिटी के लॉ में से। तो ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यस, इसका रीजन हमें क्या बोल रहे हैं? It follows that when the price of the goods falls, the consumer buy more of the goods so as to equate the marginal utility to the lower price. जब किसी प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं। वो इक्वेट करता है मार्जिनल यूटिलिटी टू वो लोअर प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ए रॉन्ग, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आंसर चेक कर लेते हैं हम अपना। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। कोई नहीं स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ तो आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ आया आप मेरे को प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन या कोई भी नोट्स चाहिए फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, द मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑलवेज। मार्जिनल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है हमारी? क्या वो जीरो होती है, या हमेशा बढ़ती है, या घटती है, या स्टार्टिंग में बढ़ने के बाद फिर से कम होती है? मार्जिनल फिक्स कॉस्ट होती क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। मार्जिनल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमें किसी भी अपने प्रोजेक्ट या प्रोडक्शन की पता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। सपोज आपके कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसकी फिक्स कॉस्ट है 2000। अगर आप उसकी 10 यूनिट्स बना रहे हो, अगर आप उसकी 20 यूनिट्स बना रहे हो, कॉस्ट इज 2000। आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी वो हर केस में। और मार्जिनल क्या होता है? चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ 2000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। तो हर यूनिट पे आपकी मार्जिनल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? 0। राइट आंसर। समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ किंकी ओलिगोपोली डिमांड कर्व वॉज पुट फॉरवर्ड बाई। किंकी ओलिगोपोली डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अभी तक आपको मार्केटिंग के सारे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक एंड व्हाट इज ओलिगोपोली। इस पे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये हो सकता है कि आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है कहाँ फिक्स होता है, कहाँ फिक्स नहीं होता, क्या इनकी एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स होती है, क्या प्राइसिंग टेक्निक्स होती है, कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है। इस टाइप का कोई सिचुएशन देख के भी आपको पूछ सकते हैं कि ये किस मार्केटिंग का सिचुएशन है, मार्केट स्ट्रक्चर का। ओलिगोपोली में जो क्या होता है, ओलिगोपोली में देयर आर फ्यू नंबर ऑफ आपके प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, बायर्स सेलर्स हो सकते हैं। दैट इज सपोज आपके यहाँ पर हैं ए बी सी एंड डी, ये है हमारे फ्यू सेलर्स।
जो पहले बेसिकली प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या होता है ये हम दिखा देते हैं। देयर इज ऑलवेज, ये प्राइस है, ये डिमांड है। नेगेटिव रिलेशन है इनवर्स, देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड हमारा कम होगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलास्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व फिक्स्ड होता है, किस किस सिचुएशन में हमारा ये फिक्स्ड रहेगा? ये आता है परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ये आपको विजिबल हो रहा है अच्छे से, एंड मोनोपोलिस्टिक में। ये हमारा फिक्स नहीं रहता है, वो हमारा होता है ओलिगोपोली में। जो किंग डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोली में, वो किस टाइप का होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा इस टाइप से रहता है, ये जो पॉइंट होता है ना दैट इज कॉल्ड किंग। ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा प्राइस रिजिडिटी को। इस पॉइंट पे प्राइस रिजिडिटी आ जाती है कि अगर आप इस पॉइंट से ज़्यादा प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कम हो जाएगा। ये आता है, ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था पॉल स्विजी ने। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई पॉल स्विजी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मतलब सॉरी, क्रॉस प्राइस इफेक्ट में किस टाइप के गुड्स आते हैं या उसका प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर क्या इफेक्ट रहता है? ये ऑप्शंस रीड करते हैं एक बार। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वन, अगर किसी एक आइटम का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड टू, सपोज हम टी और कॉफी के एग्जांपल लेते हैं। टी एंड कॉफी, टी का प्राइस 100 से हो गया 120। इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड पहले था 50। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो कॉफ़ी की साइड डाइवर्ट हो जाएंगे। कॉफ़ी की साइड डाइवर्ट होने से इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अगर पहले 50 था तो इस टाइम ये बढ़ के हमारा 70 टू 80 के बीच पहुंच जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि अगर एक आइटम का प्राइस बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड अदर आइटम का बढ़ रहा है। ये वाले जो हमारे गुड्स होते हैं ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप इसके सब्स्टिट्यूट में दूसरा आइटम परचेज कर रहे हो। प्राइस इफेक्टिव इज पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव किस केस में आता है? दैट इज गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स का पार्ट होते हैं। गिफिन गुड्स हमारे एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक शुगर, व्हीट, राइस। ये बेसिक नीड्स आइटम है हमारे। अगर इनका प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी क्वांटिटी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड आपका वही रहेगा। तो इसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड उसमें याद करिएगा, उसमें आता है हमारा गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स पर प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ना आके प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाई द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। ये एक हमारे दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक आइटम को दूसरे आइटम के बिना यूज नहीं कर सकते। हम एग्जांपल ले लेते हैं बैट और बॉल का। सपोज अगर बैट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो बॉल की क्वांटिटी डिमांडेड उसके साथ साथ लेस होती जाएगी। तो यहाँ वही दे रखा है कि डिमांड एक आइटम का अफेक्ट कर रहा है प्राइस ऑफ अनदर आइटम के साथ। ये आता है हमारा क्रॉस इफेक्ट में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव जाता है हमारे नहीं सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। इनकम इफेक्ट नेगेटिव क्या जाएगा? वैसे क्या होता है बेसिकली देखिए, अगर आपकी इनकम राइज हो रही है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करते हो किसी भी आइटम की। लेकिन इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? वो चीप क्वालिटी के आइटम्स होते हैं। जब आपकी इनकम कम होती है, आपके हाथ में पैसा कम है, तो आप थोड़े सस्ते ब्रांड्स प्रेफर कर लेते हो। अगर इनकम बढ़ रही है तो आप वहाँ से स्विच करके हाई स्टैंडर्ड वाले ब्रांड्स पे जाते हो, जिससे कि हमारा इनकम इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है कि ये वाली क्वांटिटी डिमांडेड लेस हो जाती है। तो इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट क्या रहेगा? नेगेटिव। आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ ये पूरा इसका डिटेल्स दे रखा है। क्रॉस इफेक्ट क्या होता है? डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। नेक्स्ट, which of the following is correct regarding average fixed cost?
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के रिगार्डिंग क्या है जो कि इसमें से सही दिया गया है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है पहले हम देख लेते हैं। सपोज हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 1000 लेके चलते हैं, 1000 है। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी यहाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 100। अब आप 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आ गई 50। 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 50। तो आप जैसे ही अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हो, आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द आउटपुट। आप क्वांटिटी और बढ़ा के देख लीजिए, अब आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000, अब आपने 10 क्वांटिटी बनाई, 20 बनाई, अब आप 50 क्वांटिटी बना रहे हो, तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी, 20 हो गई। तो ये आपकी 100, 50, 20 जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ। जो डिमांड आपकी कम होती जाती है वो किस रीजन से कम होती है, ये हमारा, हम पहले यहाँ डिमांड कर्व बना लेते हैं अपना। हियर प्राइस, हियर डिमांड। डिमांड कर्व हमारा ऐसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्राइस हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20। यहाँ हमारी डिमांड कम हो रही है ऊपर जाने पे, नीचे जाने पर हमारी डिमांड बढ़ रही है। ये वाला पॉइंट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन का, ये वाला पॉइंट होता है हमारा एक्सटेंशन का। ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ये प्राइस, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, कोई थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है और हमारा डिमांड कर्व यहाँ से डिमांड कम होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये किस केस में होगा, इंक्रीज इन द प्राइस। आंसर चेक कर लेते हैं, इंक्रीज इन द प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द hierarchy where every subordinate should receive order from one and be accountable to only one superior follow। ये हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से लिया गया है। मैंने आपको बताया था हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, उसके किसी भी एक प्रिंसिपल में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सारे सबॉर्डिनेट को सिर्फ एक सुपीरियर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है तो ये किस में आएगा, ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, देयर इज ओनली वन बॉस। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में तो हमें पता है कि हम एक सिंगल बॉस से आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड होती है, वो ही सारे सुपीरियर को गाइड करता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 टाइप्स में क्या आएगा, इसमें ये जो आता है दैट इज पील, ये इसका निमोनिक है पील। ये 4 टाइप्स के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। पी फॉर फिलैंथ्रोपिक, E for ethical, E for economic, L for legal। अब आराम से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। आप देख लेते हैं कहाँ पर है, फिलैंथ्रोपिक नहीं, ये नहीं, लीगल, फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिकल एंड एथिकल। आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज 1। नेक्स्ट, ये फिर से हमारा एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ये हमारा इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन भी आपका यूनिट 1 में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस पर बनता है।
हमने जो अपने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है उसमें इन्फ्लेशन से एक क्वेश्चन हर बार ही देखने को मिला है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें छोड़ना नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन रीड करते हैं अपना। द इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये ऑफ नहीं होगा। द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज डन बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स्ड एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड और रिटेल इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम इंडिया में वो किसके बेसिस पे करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल इन्फ्लेशन। ये बिल्कुल ही ठीक है। आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लेते हैं ओनली प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट प्लस सर्विस लेते हैं हम अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, वो प्रोड्यूसर लेवल पे मेजर करते हैं हम इन्फ्लेशन को। इसका फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ही हमें सही दे रखा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स इन्फ्लेशन एट द प्रोड्यूसर लेवल। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होलसेल आपका फर्स्ट लेवल होता है, आप वहां पे प्रोड्यूसर लेवल पर ही इन्फ्लेशन को चेक कर रहे हो। तो यहाँ से हमारे दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आज के ये जो टोटल हमारे 25 क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। ये जो टोटल 50 क्वेश्चन हैं आज के सेशन के और लास्ट सेशन के, प्लीज इनको आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट 1 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप आराम से उसको लगा कर आएंगे। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। या ये मैंने अभी आपको बोला था ना कि आपको इन्फ्लेशन के टाइप्स अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ये देख लेते हैं क्या है हाइपर इन्फ्लेशन, क्या है स्टेगफ्लेशन, क्या है डिफ्लेशन, क्या है डिस इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, कि आज जो रेट है 10 दिन बाद उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। तो जो इन्फ्लेशन का पीरियड होता है बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजिंग होता है। हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ हम देखें स्पीकिंग फास्ट राइजिंग वाला हमारा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन का जो अपोजिट होता है दैट इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन से अपोजिट चलता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? प्राइस घटता है। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ रहा होता है, डिफ्लेशन में प्राइस घट रहा होता है। जब प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो ये पॉइंट आएगा हमारा डिफ्लेशन में। डिस्फ्लेशन में इन्फ्लेशन की रेट बढ़ती तो है लेकिन वो एक स्लो बेस पे चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीडली इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, स्लोली स्लोली इन्फ्लेशन आ रहा है। स्लो रेट जो आती है वो हमारी होती है डिसइन्फ्लेशन में। Here it is. Hyperinflation is a period of fast rising inflation. Stagflation is a period of spiking inflation plus slow economic growth and high unemployment. Deflation is when price drops significantly due to large money supply or a slump in consumer spending. Disinflation, it is a slowing of the rate of inflation temporarily. होप आपको आज का सेशन समझ आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर सेशन पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।